Hi everyone, thank you again very much for clicking this video. Welcoming you on this उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और अब जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डी फार्म सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, आज इसका हम टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट सेकंड लेके आए हुए हैं। पार्ट फर्स्ट में आप बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, इन बायोकेमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है, स्कोप क्या है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखे थे और कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देखे थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इसको हम लोग कवर कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। अगर आप नहीं देखे हैं तो उदित फार्मेसी चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, बायोकेमिस्ट्री टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज में आप देखिएगा, वहां पे आपको लेक्चर अपलोडेड मिल जाएगा। ठीक है, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट सेकंड लेके आए हुए हैं। इसमें भी हम दो क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ध्यान से देखिएगा और अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लेक्चर लगा, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की। तो आज का जो क्वेश्चन होने वाला है पार्ट सेकंड में बायोकेमिस्ट्री टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का, देखिए, हाँ, सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि अगर आपको उसके पीडीएफ चाहिए जो हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको उदित फार्मेसी से, ठीक है, आपके ऐप पे जाना है, डी फार्म सेकेंड ईयर का जो क्रैश कोर्स है उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, उसके वहां पे उसके पीडीएफ मिल जाएंगे जिससे आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको नहीं ज्वाइन करना है तो आप यहाँ से नोट्स बनाइए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। लास्ट टाइम बचा है, जितने लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आपकी हेडिंग होगी, उतने अच्छे से आपकी राइटिंग बनेगी, उतने अच्छे से आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, क्योंकि आपके स्पीड भी मायने रखता है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो स्पीड मायने नहीं होगा, आपका स्पीड उतने अच्छे से बूस्ट नहीं होगा, तो आपको दिक्कत आएगी जब एग्जाम में लिखने बैठेंगे। तो इसलिए आप लिख के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम बचे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन होने वाला है। ओके, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके लिए लेके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसका डिफिनीशन क्या है इसको समझेंगे विथ दियर क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इसके क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। थोड़ा सा कह सकते हैं बड़ा होने वाला है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे, डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के क्वालिटेटिव टेस्ट मतलब गुणात्मक परीक्षण, अलग अलग तरीके से परीक्षण किया गया केमिकल का यूज करके कि कार्बोहाइड्रेट हमारे सैंपल में प्रेजेंट है कि नहीं है, उसी चीज को हम कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के क्वालिटेटिव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कार्बोहाइड्रेट, इसके क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल के साथ चलिए बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपसे स्ट्रक्चर पूछ लेता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रेक्टोज हो गया, सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट दिए गए हैं, ठीक है, इसके आपके स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। स्ट्रक्चर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पहले हम कवर करते हैं, देखते हैं आखिर ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है और अच्छे तरीके से इसको हम सीखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जनरली कहीं ना कहीं आप सुनते ही आए हैं, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं ये लाइन जरूर सुने होंगे कि एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, हम जो खाना खाते हैं वो जो कार्ब्स होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है हमारे हेल्थ के लिए। किसी डॉक्टर से सुने होंगे या किसी मेडिकल स्टोर पे सुने होंगे या किसी को बातें करते सुने होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको लिखना कैसे है, क्या इसके फार्मूला है, आइए थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ऑलरेडी आप क्लास 11-12 में पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द आवर बॉडी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है, पोषक होता है। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है क्योंकि हमारे बॉडी की जिसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जहां ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाए मन में तुरंत बैठाइए कि ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहा है। जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आता है वहां पे कार्बन और हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट से मिलकर बने हैं। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके आपके क्या बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इस अगर रेशियो की बात करें तो इसका रेशियो जो होता है 1:2:1 होता है। अब कैसे रेशियो निकाला गया अभी आगे देखते हैं। ठीक है, द जनरल फार्मूला फॉर मेनी कार्बोहाइड्रेट्स, जो अनेक कार्बोहाइड्रेट्स के जो जनरल फार्मूला है, इसी फार्मूले से कार्बोहाइड्रेट्स को बनाया जाता है। ठीक है, वो है CnH2ON।
क्या बोले हम, CnH2ON। ध्यान से देखिएगा, क्या बोले हम, CN, ठीक है, H2ON। ठीक है, इसी फार्मूले से हम कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट का पता लगाते हैं, पता चलता है कि हाँ ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है। कैसे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या होता है फार्मूला, सभी को पता है। जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो होता है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। अब देखिए कहीं ना कहीं हमें पता है। अब इस फार्मूले से कैसे हम ग्लूकोज को निकालेंगे, ठीक है, ऑलरेडी सबको पता है, थोड़ा फिर से देखते हैं। जो आपका यहाँ पे N दिख रहा है, N होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बनों की जो संख्या है वही N है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 6, ये आपका कार्बन की संख्या कितना है, 6 है। यहाँ भी क्या है, 6 है। ठीक है, तो आपका जो सॉरी यहाँ पे क्या है, 6 है, तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है, ये O के साथ 6 नहीं, सिर्फ कार्बन का, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं वही आपके क्या है, N होते हैं। ठीक है, चलिए अब ये 6 कहाँ से आया, 12 कहाँ से आया, ये हमको देखना है। देखिए अगर हम यहाँ पे रखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम को 6, तो यहाँ पे हो जाएगा C6। ठीक है, H2O हो जाएगा, और आपका N कितना था, 6 था। ओके, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा C6 और H2 है, तो ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और O के साथ क्या हो जाएगा, 6 आ गया ना, C6H12O6। यही आपका क्या है, ग्लूकोज है, जो कि आपको अच्छे से पता है। ओके, अब इसका रेशियो थोड़ा पूछ लेता है, आइए उसको देखते हैं। तो इसका रेशियो जो है, जैसे आप देखिए अगर हम इसके रेशियो की बात करें, ठीक है, तो क्या कह रहा है, C6H12O6, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। अब देखिए 1:2:1 आ गया ना, ये 1:2:1। लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो है, उसको बताइए। पूरा मत बताइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो है ये बताना है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो सिर्फ 2 और रेशियो 1 है। क्या है, 2:1, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है। ठीक है, अगर आपसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो पूछ ले तब क्या होगा, तो बस इसको उल्टा कर लीजिए। ऑक्सीजन का कितना है, 1 है, हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, तो आपका 1:2। ये सब आपके एमसीक्यू में बनते हैं, ध्यान रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम रेशियो को निकालते हैं, जैसा आप देखे हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसको हमारे बॉडी की आवश्यकता होती है। ठीक है, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि 3 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसका रेशियो जो होता है 1:2:1 होता है, और जनरल फार्मूला जो होता है मेनी कार्बोहाइड्रेट्स का वो CnH2ON होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखा है, कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सैकेराइड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकेराइड्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली फाउंड इन प्लांट बेस्ड फूड्स। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट बेस्ड फूड में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट से, पौधों से आधारित जो फूड होते हैं, फल होते हैं, वहां पाए जाते हैं। जैसे कि हो गया चावल, ठीक है, राइस जो होता है, राइस जहां से देखें कि धान वगैरह से आते हैं, राइस हो गया, व्हीट हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, शुगर, हनी, ठीक है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गया, चीनी हो गया, शहद हो गए, ये सब क्या है, ये सब आपके प्लांट बेस्ड फूड है, यहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ठीक है, दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ये प्राथमिक सोर्स है ऊर्जा के। ठीक है, ये प्राइमरी सोर्स है एनर्जी के फॉर द बॉडी, हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, बिकॉज दे आर इजीली ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, क्योंकि ये आसानी से टूट जाते हैं ग्लूकोज में, विच इज यूज्ड बाय द सेल, सेल का यूज करके, ठीक है, टू प्रोड्यूस एनर्जी, और हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं, प्राथमिक स्रोत होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आसानी से टूट जाते हैं, किसमें, ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो कि किसके द्वारा टूटते हैं, सेल के द्वारा टूट जाते हैं, और हमें जरूरत पड़ने पर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो यही छोटी छोटी लाइन थी जो आपको याद कर लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, अच्छे से लिख लेना है। 1 मिनट, ओके, अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना, यही कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक डिफिनीशन है। अब थोड़ा सा एग्जांपल को लिख दीजिएगा। एग्जांपल को देखिए तो एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड्स के कुछ एग्जांपल की बात करें तो वही जो अभी आप देखे थे उसी को आप लिख दीजिएगा। राइस हो गया, ब्रेड हो गया, पोटैटोज हो गया, फ्रूट लाइक बनानाज या एप्पल हो गया, मतलब चावल हो गया, ब्रेड हो गया, आलू हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, ठीक है, शुगर हो गया, चीनी हो गया, और जैगरी मतलब होता है गुड़। ठीक है, गुड़, आप लोगों को पता है ना, गुड़ होता है, उसको जैगरी बोलते हैं, तो गुड़ हो गया, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफिनीशन था, उम्मीद है कि आपको आया होगा, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
तो क्वेश्चन क्या था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उसके डिफिनेशन हम लोग देख लिए। अब क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल, चलिए कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल भी देख लिए, कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं, साथ साथ में एग्जांपल देखेंगे कौन कौन से क्लास में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके क्या क्या एग्जांपल हैं, सारी चीजें, फिर क्वालिटेटिव टेस्ट को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप टेबल मत भूलिएगा। ठीक है, भले आप इसको डिफाइन ना कर पाए उतने अच्छे तरीके से, याद रहेगा तभी करिएगा, लेकिन ये टेबल मत भूलिएगा जो आपको यहाँ पे, ठीक है, एक कह सकते हैं, एक आपको जो टेबल रिप्रेजेंट है इसको मत भूलिएगा। ठीक है, टेबल नहीं कह सकते, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, जो आपको यहाँ पे दिया गया है उसको मत भूलिएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये तीन ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, पहला आपका है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तीन ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण मतलब कोई भी चीज हो इसका अगर वर्गीकरण किया जाए तो उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कैसे कहते हैं, जैसे आपके परिवार में कितने सदस्य हैं उसका क्लासिफिकेशन करिए, तो आप में 2 भाई हैं, आपके पास 2 बहन हैं, मम्मी है, पापा हैं और सब लोग हैं, तो ये इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का भी कुछ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर आपको बताना है। जहां पे भी कॉम्प्लेक्स आ जाए ना, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि समूह, आप अकेले जा रहे हैं रास्ते में वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, लेकिन 4 दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, चलिए सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हैं, फिर रिएक्टिविटी को समझेंगे, फिर हम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। ठीक है, तीनों को देखना पड़ेगा, तीनों को लिखना पड़ेगा, लॉन्ग में पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर लॉन्ग में नहीं पूछे जाएंगे तो उतना डिटेल्स में मत लिखिएगा, अपने अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आप देखिएगा ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कार्बोहाइड्रेट में ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। पहला आपका मोनोसैकेराइड्स, दूसरा आपका ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरा आपका पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, 3 आपके कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। अब देखिए मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स किसको बोलते हैं, अभी आप पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, और ओलिगो में देख पा रहे हैं 2 आ रहा है, ओलिगो में 2 कैटेगरी है, एक डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स। मोनो तो आपका सिंगल था, एक हो गया सैकेराइड्स, ओलिगो में आपके 2 आ रहे हैं, एक अगर डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, डाई मतलब 2 हो गया, ट्राई मतलब 3 हो गया। अब क्या है 2 3 आगे देखेंगे। और पॉलीसैकेराइड्स, पॉली मतलब होता है अनेक, कई सारे हो गए। ठीक है, तो बस इसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, एग्जाम्पल लिखना है। आइए आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, पहला आपका क्या था, मोनोसैकेराइड्स था। तो आइए मोनोसैकेराइड्स के बारे में देखते हैं। मोनोसैकेराइड्स को हम सिंपल शुगर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स को हम सिंपल शुगर कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, दीज आर सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या है, सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट होता है, एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। अब देखिए क्या मतलब हुआ, नाम है मोनोसैकेराइड्स। अब मोनो मतलब क्या होता है, एक, मोनो मतलब क्या होता है, एक। अब जब एक कार्बोहाइड्रेट है तो किसके साथ रिएक्शन करेगा भाई, अगर आप एक हाथ से थोड़ी ताली बजाएंगे, जब तक 2 हाथ नहीं रहेगा तब तक ताली नहीं बजेगा। वैसे जब एक मोनोसैकेराइड्स है तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, कोई तो होना चाहिए, तो जब अकेला बेचारा है ही तो किसके साथ करेगा। तो लिखा है ये सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट होता है, एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, दूसरे के साथ हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता क्योंकि बेचारा अकेला है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये सिंगल एग्जांपल हैं। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सब आपके मोनोसैकेराइड्स है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे एग्जांपल कह रहे हैं, रिएक्शन अगर देखेंगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि बेचारा अकेला है। तो जो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, दोनों का फार्मूला 6,6H12O6 होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे H2O के साथ, H+ के साथ, तो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बेचारा ये अकेला है, मोनोसैकेराइड्स है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड्स की। ओलिगो में 2 आ रहे हैं, डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स। आइए ओलिगोसैकेराइड्स को देखते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, मोनो समझ में आ गया होगा। ओलिगोसैकेराइड जो होता है मेड अप ऑफ 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, मतलब 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड आप देखे थे, जो सिंगल यूनिट था, जब 2 से 10 मिलते हैं, ठीक है, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 10 तक का जब मिलेंगे तब आपका क्या बनता है, ओलिगोसैकेराइड बनता है। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड बनता है। ठीक है, 2 से 10 यूनिट जब मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो आपके ओलिगोसैकेराइड बनते हैं। जैसे आप ओलिगोसैकेराइड में 2 आ रहा था,
ओलिगोसैकेराइड्स में अगर हम जूम करें तो आप देखिए दो आ रहा था, ओलिगोसैकेराइड्स में आ रहा था डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स। ठीक है, डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड तो आप देख लिए कि आपका मोनोसैकेराइड मतलब सिंगल यूनिट, ये भाई जाहिर सी बात है अकेला है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। और ओलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड ट्राइसैकेराइड्स आ रहा है। तो ये दो से 10 यूनिट जब मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे तो आपके ओलिगोसैकेराइड्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए डाइसैकेराइड्स के अगर देखेंगे डिफिनीशन क्या है इसमें जो आते हैं, तो दीज ओलिगोसैकेराइड्स कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट। डाई मतलब होता ही है दो, डाई मतलब क्या होता है दो। तो डाइसैकेराइड जैसा नाम है कि जब दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलेंगे तो डाइसैकेराइड बनेंगे। जब दो मोनोसैकेराइड आपस में मिल जाए, जैसे ग्लूकोज था, फ्रक्टोज था, ग्लैक्टोज था, तो ग्लूकोज ग्लूकोज मिल जाए, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिल जाए, ऐसे जब मिलेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका डाइसैकेराइड होगा। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें तो सुक्रोज, सुक्रोज चीनी जो होता है C12H22O11 होता है। ठीक है, इज ए डाइसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड है। ठीक है, एंड ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। तो आपका जो सुक्रोज होगा ये आपके देखिए दो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना है, एक आपका ग्लूकोज से मिलकर बना है, एक फ्रक्टोज, दोनों जब मिलते हैं तो आपका सुक्रोज बनता है। ठीक है, नहीं समझे? आइए आगे एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आएगा अच्छे से, और एग्जाम्पल का रिएक्शन देखते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ डाइसैकेराइड्स के हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, रिएक्शन लिखे हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हम बात करें सुक्रोज की, सुक्रोज देखिए C12H22O11 है। जब इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे, अब यहाँ पे एक एंजाइम भी यूज करते हैं। ठीक है, आप चाहे तो एंजाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यह है इन्वर्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेज एंजाइम। सुक्रोज में जब ये टूटता है डाइसैकेराइड में तो हम एक एंजाइम यूज करते हैं जिसका नाम इन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, देखिए ये होगा ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं आपस में, इनका रिएक्शन होता है तो क्या बनते हैं? सुक्रोज बनते हैं, जो कि आपका एक डाइसैकेराइड है। तो आपका एक मोनोसैकेराइड ये हो गया, एक मोनोसैकेराइड आपका ये हो गया। जब दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं और जब इनका हाइड्रोलाइज करते हैं, H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं या फिर इन्वर्टेज एंजाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो आपका क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। ठीक है, आप चाहिए इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, या फिर इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड की बात करें माल्टोज। सेकंड आपका माल्टोज जो कि आपका डाइसैकेराइड है। जब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आपस में मिलेंगे, सबका देखिए फार्मूला सेम है, फार्मूला टफ नहीं इसलिए बहुत आसान है, इसको आप लोग लिख ले जाएंगे, बस नाम आपको याद रखना है। माल्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर क्या बना होता है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, नॉन ऑफ दीज, तो आपका माल्टोज बना होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे, इसका हाइड्रोलाइज करेंगे और माल्टेज एंजाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? माल्टोज बनेगा। क्या बनेगा? माल्टोज बनेगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है लैक्टोज। जब लैक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ये दोनों जब आपस में मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो आपका लैक्टोज बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लैक्टेज एंजाइम यूज होता है। समझ में आया? तो इन दोनों को जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपका सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज इस तरह से बनते हैं। बाकी एंजाइम के नाम लिखना है या ना लिखना है आपके ऊपर है। याद रखिएगा, इन्वर्टेज एंजाइम से सुक्रोज बनता है, माल्टेज से माल्टोज बनता है, लैक्टेज से लैक्टोज बनता है। ये दोनों तो मैच कर रहा है, इन्वर्टेज ध्यान रखिएगा, सुक्रोज बनता है। ठीक है, आपको पता ना सुक्रोज कहाँ पाए जाते हैं? चीनी में पाए जाते हैं। ठीक है, शहद में पाए जाते हैं, सब्जियों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? सुक्रोज पाए जाते हैं। माल्टोज कहाँ पाए जाते हैं? माल्टोज जो अंकुरित चना होता है, अंकुरित वाली जो चीजें होती हैं जिसमें बीज आ जाते हैं, वहां माल्टोज मिलते हैं। ठीक है, और लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज जनरली हमें दूध में देखने को मिलता है, पनीर में देखने को मिलता है, दही में देखने को मिलता है, या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें देखने को मिलता है आपका लैक्टोज। ठीक है, तो ये आपके डाइसैकेराइड से उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, तो आप देखिएगा ओलिगोसैकेराइड में आप क्या था? एक डाइसैकेराइड था, एक ट्राइसैकेराइड था। तो डाइसैकेराइड तो आप पढ़ चुके, अब आइए ट्राइसैकेराइड को भी पढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, ट्राइसैकेराइड, ट्राई मतलब नाम क्या है? तीन। अभी देखिए डाइसैकेराइड तो ट्राई मतलब तीन, मतलब कहीं ना कहीं तीन मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में मिलेंगे तो आपका ट्राइसैकेराइड मिलेगा। जैसे कि जानते हैं आपका 2 से 10 तक मिल सकते हैं, तो अभी आप 3 को पढ़ेंगे ट्राइसैकेराइड्स। ठीक है, तो दीज ओलिगोसैकेराइड्स कंसिस्ट ऑफ 3 मोनोसैकेराइड यूनिट। जब 3 मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में मिलेंगे तो आपका क्या बनेगा? ट्राइसैकेराइड बनेगा। ठीक है, जब 3 मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जब मिलेंगे तो ट्राइसैकेराइड बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में खाली लिख दीजिएगा रेफिनोज। ठीक है, जो आपका रेफिनोज है, ठीक है, जो आपका रेफिनोज है ये आपका क्या है? ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल है। ये आपके किस फॉर्म में आपका कौन से मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है? तो आपका ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज से मिलकर बना है, फ्रक्टोज से मिलकर बना है, और आपका किससे बना है? ग्लैक्टोज से मिलकर बना है। ठीक है, जो आपका रेफिनोज होता है ये ग्लूकोज,
फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए 3 यूनिट मोनोसैकेराइड से मिलकर आपका ट्राइसैकेराइड बना है जिसका नाम है रेफिनोज। रेफिनोज भी आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। ये जनरली हमें कहाँ देखने को मिलता है, ब्रोकली वगैरह जो सब्जी नहीं होती हरी गोभी जिसको ब्रोकली कहते हैं, ठीक है, ब्रोकली वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, जो हरी गोभी होती है, ठीक है, गोभी जो आता है, पत्ता गोभी होता है, उसमें हमें देखने को मिलता है रेफिनोज। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, सैकेराइड्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से मोनोसैकेराइड्स कवर किए, ओलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अभी आप देखे थे यहाँ पे कहाँ आपको क्लासिफिकेशन दिखाएं। ठीक है, तो आप देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स 3 है ना। मोनोसैकेराइड्स मतलब जहां एक सिंगल यूनिट होता है सैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। इसके एग्जांपल ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है, गैलेक्टोज है। ओलिगोसैकेराइड्स क्या है, ये आपके डाइसैकेराइड्स है, ट्राइसैकेराइड। डाई मतलब कहीं ना कहीं 2 यूनिट आप मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं तो आपके डाइसैकेराइड्स होते हैं। जैसे आपके माल्टोज हो गए, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिल गए। ऐसे ट्राइसैकेराइड्स हैं, जब आपके 3 यूनिट मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे तो आपके ट्राइसैकेराइड मिलाएंगे बनेंगे, ट्राइसैकेराइड बनेंगे। ठीक है, अब पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं। इसमें जो अगला टॉपिक है पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मतलब नाम ही होता है अनेक, पॉली का मतलब होता है अनेक, अनेक सारे सैकेराइड्स। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे 2 से 10 यूनिट बन रहा था, अब यहाँ 10 से पता नहीं कितना यूनिट जाएगा, 10 से बहुत ज्यादा यूनिट बनेगा। ठीक है, 11, 12, 13, 14 कुछ भी जा रहा है तो आपके पॉलीसैकेराइड बनेंगे। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड्स अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, लंबी एक चैन बन जाएगी, श्रृंखला बन जाएगी, इतने सारे हो जाएंगे। कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके बॉन्ड दिख रहे हैं ये सब कौन से बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है, जो अंदर आपको बॉन्ड से कनेक्ट है आपस में, इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसके कौन से हैं, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड के जो एग्जांपल हैं, अगर ये डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर प्रैक्टिस अगर कर लीजिएगा, बहुत आसान भी है, बनने को तो बन जाएगा। तो स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से डायग्राम बनाएंगे और स्टार्च लिख देंगे तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कॉपी में। तो स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज। स्टार्च आपको पता है पौधों वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन जो कि हमारे लीवर में होता है, जो कि एनर्जी का, ठीक है, लिविंग बींग्स में होता है, जो कि एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। और सेलुलोज जो होता है, जो सेल वॉल होते हैं, कोशिका भित्ति जो होती है, सेलुलोज की ही बनी होती है। ठीक है, तो ये आपके पॉलीसैकेराइड है जो कई सारे मोनोसैकेराइड के यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इसका जनरल फार्मूला पूछ देता है तो C6H10O5N होता है। ध्यान दीजिएगा, स्टार्च सेलुलोज का जनरल फार्मूला C6H10O5N होता है। N होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, बाकी अगर रिएक्शन पूछ रहा है तो आपका NH2 से रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोलाइट करेंगे तो आपका N नंबर ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6। जितना भी N नंबर आएगा, 12, 13, 15, 18, 20, 25 जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, वही आपका ग्लूकोज होगा। जो भी नाम आएगा उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये आपके जनरल रिएक्शंस है, जनरल फार्मूला है स्टार्च का, सेलुलोज का, याद रखिएगा, पॉलीसैकेराइड्स का। ठीक है, तो आपके आराम से मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड जिसमें डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड आए थे, और आपके पॉलीसैकेराइड्स ये भी कवर हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं जो आपका था ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी को देखते हैं जल्दी से। ठीक है, देखिए थोड़ा जूम करें हम। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग शुगर इसके अंदर आते हैं। थोड़ा आइए इसको देखते हैं कि आखिर ये क्या है। तो थोड़ा पानी पी लिया जाए, गला मेरा सूख चुका है। ठीक है, चलिए ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के आधार पे, रिएक्शन के आधार पे हमको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के हैं। तो 2 तरह के होते हैं, एक आपका है रिड्यूसिंग शुगर, एक आपका है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अगर आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में याद है कि रिड्यूसिंग एजेंट और नॉन रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद आया, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब पढ़ा रहे थे। ठीक है, यहाँ लोग ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को तो नहीं पढ़ा है, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जानते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का ऑक्सीडेशन होता है और बगल वाले का रिडक्शन होता है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, ए शुगर दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, ठीक है, वही तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ए शुगर दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन एक्ट लाइक एज रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट करता है उस जैसे अपना ये भी इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, किसी को दे दे। बिकॉज इट हैज फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप, क्योंकि इसके पास फ्री में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, वही आपके रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोज हो गया, फ्रेक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। कहने की बात करें जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, जितने भी मोनोसैकेराइड हैं, ठीक है, और आपके डाइसैकेराइड, ठीक है, जितने भी आपके मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड्स हैं सब आपके क्या है, रिड्यूसिंग शुगर हैं। आरएस मतलब रिड्यूसिंग शुगर हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक को छोड़ के इसको छोड़ के, एक को छोड़ के, जिसका नाम है सुक्रोज। सुक्रोज आपका रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, रिड्यूसिंग शुगर आपका सुक्रोज नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। डाइसैकेराइड में सुक्रोज आपका रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। बाकी आपका मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड जितने भी हैं, चाहे आपका ग्लूकोज हो, फ्रेक्टोज हो, लैक्टोज हो, माल्टोज हो, ठीक है, लैक्टोज हो, सब आपके क्या है, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। सबके पास कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, ये अपने आप को क्या करते हैं, डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ग्लूकोज हो गया, फ्रेक्टोज हो गया, लिखा है कैन ओपन इट्स रिंग टू शो, तो इसके रिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप शो करेगा। फ्रेक्टोज आपका कीटोन ग्रुप शो करता है, लेकिन जब इसको रीअरेंज करेंगे फिर से तो ये भी आपका एल्डिहाइड ग्रुप की तरह शो करता है। माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, आप लोग देखिए ये माल्टोज लैक्टोज की किस तरह से डाइसैकेराइड्स आपस में मिलकर बने होते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रेक्टोज, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक टेस्ट भी करते हैं हम, जो कि अभी हम क्वालिटेटिव टेस्ट में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिख देंगे तो अच्छी बात है कि टर्न फेलिंग सॉल्यूशन, जब हम फेलिंग सॉल्यूशन करते हैं, फेलिंग साइंटिस्ट से ये एक रिएजेंट यूज करते हैं कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट को हम जब कहीं ना कहीं CHO के साथ करते हैं, एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ, तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है, Cu2O बनाता है। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड मतलब Cu2O बनाता है। ये आपका रेड कलर का या पीपीटी कलर, रेड कलर का, ठीक है, या ऑरेंज कलर का क्या होगा, कलर शो करेगा, जिससे हम जान पाएंगे कि हमारे मतलब प्रोडक्ट में शुगर है कि नहीं है। ठीक है, तो जो टर्न टेस्ट होता है, टर्न फेलिंग सॉल्यूशन, ये ऑरेंज या रेड कलर शो करेगा जब इसको हम हीट करेंगे, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा शुगर रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर चेक करने के लिए हम कहीं ना कहीं फेलिंग टेस्ट करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें हम पता चल जाता है हमें, कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। ठीक है, जो भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। क्यूप्रस ऑक्साइड अगर रेड कलर का हो गया, इसका मतलब कि हमारे सैंपल में शुगर मौजूद है, वो भी रिड्यूसिंग शुगर। तो आपका चाहे ग्लूकोज हो सकता है, चाहे फ्रेक्टोज हो सकता है, सुक्रोज छोड़ के। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, काफी इजी है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी जो, अब देखिए यहाँ CHO और जो कीटोन ग्रुप है आखिर कैसे आया, इसके मतलब कि हमको ग्लूकोज और फ्रेक्टोज का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा पहले, तभी आप लोग जान पाएंगे कि इसके पास फ्री CHO और फ्री आपका कीटोन ग्रुप कहाँ से है। ठीक है, तो आइए चलिए थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, लेकिन स्ट्रक्चर को जब तक मैं हाथों से ना बनाया जाए तब तक मजा नहीं आता है। ठीक है, देखिए सिंपल है, हमें पता है कि क्या होता है स्ट्रक्चर। जो आपके ग्लूकोज होते हैं, किसकी बात करें, ग्लूकोज की, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, अब आइए बनाते हैं, C6 कर दीजिए, कितना, C6 कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, C6 हो गया, H12O6 होता है, यही ग्लूकोज होता है। अब देखिए क्या करना है, सबसे ऊपर क्या रहेगा, इसके पास क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, CHO कर दीजिए, और सबसे नीचे CH2OH होता है। ठीक है, 8वें नंबर पे CH2OH होता है, और ऊपर क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है इसके स्ट्रक्चर में। उसके बाद बस HOH, ठीक है, HOH रहेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे ध्यान दीजिए, तीसरे कार्बन में उल्टा हो जाता है, यहाँ OH रहेगा और यहाँ H रहेगा, तीसरे वाले कार्बन में, याद रख लीजिएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, HOH कर देना है, यहाँ भी HOH कर देना है। ठीक है, और ये बॉन्ड आपस में मिला देना है, ये आपके बन गए ग्लूकोज। ये आपके किसके स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज के। ठीक है, यही आपके ग्लूकोज के क्या है, स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, बाकी आप हाइड्रोजन को देखेंगे 12 रहेगा, ऑक्सीजन को देखेंगे 6 रहेगा। ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे CHO ग्रुप, यही जो आपका है, यही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये आपका कौन से ग्रुप है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर किसका है, ग्लूकोज का है, इसको हम एल्डोज भी कहते हैं।
इसको हम एल्डोज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डोज कहते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए ग्लूकोज का, ऐसे ही थोड़ा फ्रक्टोज का भी देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। फ्रक्टोज में क्या है? फ्रक्टोज में भी यही होता है C6H12O6। ठीक है, फ्रक्टोज का भी जो फार्मूला होता है वो कितना होता है? C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। लेकिन थोड़ा सा इसमें जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, ये चेंज होता है। यहाँ एल्डिहाइड है तो वहाँ कीटोन होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा। तो इसके स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा? 6 कार्बन लिख देते हैं हम, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 कार्बन यहाँ पे हो गए। बस क्या करना है, ऊपर जैसे नीचे CH2OH लिखे हैं, यहाँ भी CH2OH कर दीजिएगा। ऊपर भी यहाँ पे यह हो जाएगा CH2OH हो जाएगा। दोनों जगह पे CH2OH हो जाएगा फ्रक्टोज में। ठीक है, अब देखिए एक कार्बन हो गया, दूसरे कार्बन पे क्या हो गया? कीटोन कहाँ गया? यहाँ पे आपके C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे वाले कार्बन पे जो यहाँ लिखा है OH और H, सेम यही लिख दीजिएगा, OH और H। ठीक है, उसके बाद क्या था? HOH था, तो H और OH कर दीजिए। फिर आपका क्या था? H और OH कर दीजिए। यही आपका बन गया क्या चीज? फ्रक्टोज। ठीक है, यही स्ट्रक्चर किसका है? फ्रक्टोज का है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका है? फ्रक्टोज का है। तो आप इसके पास देख सकते हैं कि इसके पास कौन सा ग्रुप है? इसके पास कीटोन ग्रुप है। ठीक है, इसके पास कौन सा ग्रुप है? इसके पास कीटोन ग्रुप है। ठीक है, इसके पास कीटोन ग्रुप है। ओके, आपको दिख रहा होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इसको बोलते हैं कीटोज। कीटोज, इसको हम कीटोज बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्डोज बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ग्लूकोज का क्या स्ट्रक्चर होता है, फ्रक्टोज का क्या होता है। सिंपल स्ट्रक्चर है एकदम। पहले कार्बन को बना लीजिए, सबसे नीचे CH2OH कर लीजिए। एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में, और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। लेकिन CH2OH जो होता है वो दोनों साइड होता है, ऊपर भी नीचे भी। बस यही सिंपल स्ट्रक्चर है इसका रिड्यूसिंग शुगर जो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। इसके पास एल्डिहाइड था, इसके पास कीटोन था, इसलिए क्या करते हैं? ये डोनेट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, समझ में आया? यही चीज यहाँ पे था, लेकिन आपको बेटर तरीके से समझ में तब आएगा जब आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जितने मोनोसैकेराइड्स हैं, जितने डाइसैकेराइड्स हैं, सब रिड्यूसिंग शुगर हैं। आपको एक छोड़ के, क्या छोड़ के? एक्सपेक्ट मतलब होता है छोड़ के, क्या चीज? किसके अलावा? आपके ये सुक्रोज को छोड़ के, सुक्रोज को छोड़ के सारे आपके क्या है? रिड्यूसिंग शुगर हैं। ओके, अब बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं कि ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज ए शुगर, ये भी एक तरह का शुगर होता है, दैट कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन, जिसके पास ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है। नाम ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता, बिकॉज इट डज नॉट हैव ए फ्री CHO एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता। ठीक है, इसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता, इसलिए क्या होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। That mean it does not react with filling solution। या इसका मतलब हुआ है कि ये जो है फिलिंग सॉल्यूशन को रिएक्ट नहीं करते, मतलब ये रेड कलर नहीं शो करेंगे। इसका मतलब कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको बताया ना कि जितने मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड सब आपके रिड्यूसिंग शुगर हैं, एक को छोड़ के, जिसका नाम है सुक्रोज। देखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसमें होते हैं, लेकिन क्या होता है जब ये मिल्की सुक्रोज बनाते हैं, ठीक है, जब ये सुक्रोज बनाते हैं तो आपका क्या होता है? ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक है, क्योंकि सुक्रोज क्या होता है? चीनी, और चीनी का क्या फार्मूला होता है? अभी देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाए थे, C12H22O11। ठीक है, 12/24 होता है, लेकिन C12H22 इसका हाइड्रोलाइज जब हो गया इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? जो सुक्रोज बन रहा है, तो ये क्या होगा? ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान में आपको रखना है बस। ठीक है, तो सुक्रोज को छोड़ के बाकी सारे आपके जितने भी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड होते हैं, सब रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ये आपके नहीं होते हैं। ठीक है, और ये भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है। ठीक है, उस स्टेज के बाद आपके सुक्रोज जो होंगे वो आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। ठीक है, लेकिन आपके ऐसे कहें तो आपके ये फिलिंग सोल्यूशन को पास नहीं करता है, रिजल्ट तो नहीं करता है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है, इसलिए क्या है? ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, डाइसैकेराइड के ये एग्जाम्पल है सुक्रोज। ठीक है, तो आपके रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर एग्जाम में अलग से पूछता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। रिड्यूसिंग शुगर ऐसे शुगर होते हैं जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? फ्री CHO, और आपके पास कीटोन ग्रुप होते हैं। जितने भी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड होते हैं, सब आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, सुक्रोज को छोड़ के। ठीक है, बस आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का वो स्ट्रक्चर बना लेना है अच्छे तरीके से, बाकी सारी चीजें ठीक है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, क्योंकि इसके पास फ्री CHO और एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, अब देखिए आपका ये हो चुका है। ठीक है, ये भी आपका हो चुका। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है?
ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये आपका कंप्लीट हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये भी आपका हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के आधार पे देखें तो आपका एल्डोज और कीटोज, अभी आपको बताया था ना, एल्डोज को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, और कीटोज को आपको फ्रेक्टोज बोलते हैं, क्योंकि एल्डोज जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज लिखा है, यहाँ फ्रेक्टोज लिखा है, तो ये आपके ग्लूकोज है, ये आपके फ्रेक्टोज है, एल्डोज। यहाँ पे CHO ग्रुप है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, अभी स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे डी लिखा हुआ है, डी का मतलब हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। देखिए ये जो आपको HOH वाला जो ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जो HOH वाला ग्रुप होता है इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो डी ग्लूकोज हो गया, डी फ्रेक्टोज हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो होता है क्लॉकवाइज जो घूमता है, ठीक है, यही की बात कर रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब कि HOH। अब यही अगर L होता है, L ग्लूकोज, तो यहाँ पे जो H है ये OH यहाँ हो जाता है, H यहाँ हो जाता है, मतलब एक मिरर इमेज। अगर आपको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़े होंगे तो ध्यान में आता होगा। यहाँ पे HOH है तो फिर इसके बाद अगर L कर देंगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ HOH है तो यहाँ पे H आ जाएगा, इधर हो जाएगा, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यही डी ग्लूकोज है जो कि आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ये आपका क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो होता है, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो आप डी को लिखिए या ना लिखिए, आपके ऊपर है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप में यही बताना है, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज दीज शुगर हैव द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, जिसके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, एग्जांपल में ग्लूकोज। और कीटोज दीज शुगर हैव द कीटोन फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि फ्रेक्टोज, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर बनाए थे, आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे और पॉइंट की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन क्या है, एग्जांपल क्या है, इसको समझ लिए। क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के क्वालिटेटिव टेस्ट क्या है, आइए इसको देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मतलब कहीं ना कहीं गुणात्मक परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट का गुणात्मक परीक्षण कैसे किया जाएगा, कौन सा हम यूज करते हैं, तो कुछ साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से किए हैं। आइए छोटा सा है, आराम से याद करा देते हैं। पहला है मोलिश टेस्ट, MOLISH। मोलिश टेस्ट होता है जनरल टेस्ट फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट। देखिए सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए एक तरह का सामान्य टेस्ट होता है ये मोलिश टेस्ट। इसका प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है, कैसे करते हैं इस टेस्ट को, तो ऐड 2 ड्रॉप ऑफ मोलिश रिएजेंट। 2 ड्रॉप हम लेंगे नेशनल सेंटर में मोलिश रिएजेंट, क्या मतलब अल्फा नेफ्थॉल इन एल्कोहल। एल्कोहल में हम अल्फा नेफ्थॉल मिलाएंगे, ठीक है, टू द टेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है, टू द टेस्ट सॉल्यूशन। टेस्ट सॉल्यूशन में मान लीजिए आपका 2 हम नेशनल सिलेंडर ले लिए हैं, उसमें 2 ड्रॉप हम अल्फा नेफ्थॉल अल्कोहल में मिला देंगे। उसके बाद केयरफुली ऐड कंसंट्रेटेड H2SO4 अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। इसी टेस्ट ट्यूब में किनारे से हम कंसंट्रेटेड H2SO4 मतलब कि आपका सांद्र जो है सल्फ्यूरिक एसिड मिला देंगे, ठीक है, बगल बगल से। जैसे ही मिलाएंगे ए पर्पल रिंग एट द जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड कंफर्म एट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पर्पल कलर शो कर रहा है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में, इस लिक्विड में 2 तरह का जंक्शन शो कर रहा है, पर्पल कलर, एक तरफ डार्क है, एक तरफ हल्का है, ठीक है। तो ये जो पर्पल कलर शो कर रहा है यही बता रहा है कि आपका पॉजिटिव टेस्ट है, यहाँ पे क्या है, शुगर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही हम छोटा सा टेस्ट करते हैं जिसका नाम है मोलिश टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पल या फिर वाइटल रिंग जो है, वायलेट रिंग जो है, ये प्रेजेंट होता है आपके टेस्ट ट्यूब में, जिससे हम जान जाते हैं कि टेस्ट हमारा पॉजिटिव है और हमारे यहाँ पे शुगर है, ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट सैकराइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो मोलिश टेस्ट आपका क्वालिटेटिव टेस्ट में पहला वाला है, सिंपल प्रोसीजर है कि 2 ड्रॉप आप मोलिश रिएजेंट लेंगे, ठीक है, अल्फा नेफ्थॉल को अल्कोहल में मिलाएंगे और क्या करेंगे, सॉल्यूशन में मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब सल्फ्यूरिक एसिड को मिला देंगे इसी सॉल्यूशन में। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाएंगे आपको कलर शो कर देगा, अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट उसमें होगा, नहीं होगा तो नहीं शो करेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका फेलिंग टेस्ट। अभी आप फेलिंग टेस्ट देखे थे रिड्यूसिंग शुगर में, जिसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, ठीक है, आल्सो फॉर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर के लिए हम इसको यूज करते हैं फेलिंग टेस्ट को। प्रोसीजर वही है, मिक्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ फेलिंग ए फेलिंग बी, ठीक है। आप ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, ठीक है। एट द टेस्ट ट्यूब एंड हीट जेंटली, ठीक है, टेस्ट ट्यूब एट द टेस्ट ट्यूब। जो फीलिंग इक्वेशन था सिंपल लिख दिए, नाम लिखने की जरूरत नहीं था। कॉपर सल्फेट लेते हैं, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्विप्रस ऑक्साइड Cu2O बनता है। क्या बनता है, Cu2O। यही आपका क्या होगा, यही आपका रेड कलर का पीपीटी बनेगा। पीपीटी का मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इसको बोलते हैं अघुलनशील पदार्थ। क्विप्रस ऑक्साइड जो है रेड कलर का पीपीटी बनेगा,
तो देखिए मिक्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ फेलिंग ए एंड फेलिंग बी, ठीक है, ए और बी ले लिए। ऐड ए टेस्ट ट्यूब, इसको ऐड कर लीजिए। जो फेलिंग टेस्ट था आपका क्या था, कॉपर सल्फेट, अब वो सब लिखने की जरूरत नहीं, बस लिख दीजिए ऐट द टेस्ट ट्यूब एंड हीट जेंटली। इसको हल्का सा हीट करेंगे। जैसे ही हीट करेंगे तो आपका जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, ए रेड या ऑरेंज प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड कंफर्म ए रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। जो क्यूप्रस ऑक्साइड है अगर रेड हो जा रहा है या ऑरेंज हो जा रहा है तो समझ लीजिएगा कि इसमें रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह से आपका कलर शो कर जाएगा। देखिए ये आपका ब्रिक रेड कलर, ब्रिक रेड कलर मतलब होता है ईंटे का लाल कलर। ब्रिक रेड कलर का मतलब होता है ईंटे का लाल कलर। अगर ईंटे का लाल कलर प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, ठीक है। आप इस तरह से डायग्राम बना लीजिएगा। रेड कलर अगर पॉसिबल होगा तो करिएगा, वरना पेंसिल से बनाकर रेड कलर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका था फेलिंग टेस्ट। पहला आपका था मोलिश टेस्ट, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। दूसरा फेलिंग टेस्ट था। तीसरा सिंपल है आयोडीन टेस्ट। आइए आयोडीन टेस्ट के बारे में देखते हैं। खासकर हम इसके लिए स्टार्च के लिए करते हैं, जो कि आपका पॉलीसेकेराइड होता है। प्रोसीजर की बात करें तो ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन योर सैंपल। 2 नेशनल सिलेंडर लेंगे, सैंपल में हम आयोडीन सॉल्यूशन को कुछ ड्रॉप मिला देंगे, कुछ ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन को डाल देंगे। इफ स्टार्च इज प्रेजेंट, अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हो जाएगा। ब्लू या फिर ब्लैक कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर दिखने लगेगा। और प्रेजेंट नहीं है तो आपका नहीं दिखेगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, ब्लू ब्लैक या फिर पर्पल कलर स्टार प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल था। देखिए या ब्लू या फिर ब्लैक कलर इस तरह से पर्पल कलर का दिखने लगेगा टेस्ट ट्यूब में, तो हमें लगेगा कि हाँ स्टार्च यहाँ प्रेजेंट है। क्या किए हम, फ्यू ड्रॉप खाली आयोडीन सॉल्यूशन को सैंपल में मिला दिए टेस्ट ट्यूब में। बस जैसे मिलाएंगे तो अगर स्टार्च होगा वहां पे तो ब्लू ब्लैक कलर शो कर देगा, और नहीं होगा तो नहीं शो करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर आपकी इस तरह से ब्राउन या येलो कलर शो करता है तो इसका मतलब कि नहीं प्रेजेंट है हमारा, वहां पे स्टार्च नहीं है, ठीक है। ओके तो ये था आपका क्वालिटेटिव टेस्ट। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आपका पूरा क्वेश्चन कवर हो गया। आप देख चुके क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन देख लिए, एग्जाम्पल भी बता दिए, क्वालिटेटिव टेस्ट भी देख लिए। अब थोड़ा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट। डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर आपको बताने हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और ग्लेक्टोज, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का तो आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है, बहुत इजी है। माल्टोज, ग्लेक्टोज और सुक्रोज, आइए इसका जल्दी से सीखते हैं, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। तो देखिए ग्लूकोज का है, इसका जनरल फार्मूला C6H12O6 होता है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, 6 कार्बन एटम होता है, ऑलरेडी आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डी है और एल हो, अभी बताया था ना। डी जो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो होता है ग्लूकोज, और लिबो ग्लूकोज होता है। आप चाहिए इसको बनाइए चाहे इसको बनाइए या दोनों बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डी में देखिए क्या है, जो आपको बताए थे, दूसरे नंबर पे HOH है, तीसरे नंबर पे OHH है, फिर HOH है। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, देखिए H है तो यहाँ पे OH हो गया, OH है तो H हो गया, H है तो OH हो गया। बस ये आपके लिबो रोटेटरी मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये आपके जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो चाहिए आप डिस्ट्रो बनाइए चाहे लिबो बनाइए, कोई एक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। उम्मीद है ये जो आपका है ये आपका CHO है, इस तरह से बनाया गया है। ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, ठीक है। उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ग्लूकोज का इजी है, आप प्रैक्टिस करिएगा, चाहे दोनों बनाइएगा एक बनाइएगा, आसानी से हो जाएगा। ओके चलिए फ्रक्टोज की बात करते हैं। तो इसका मार्कर फार्मूला होता है C6H12O6। ये भी आपका C6H12O6 होता है। इट इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर, ठीक है। ऑल शुगर मतलब सभी शुगर से मतलब क्या होता है, काफी मीठा होता है फ्रक्टोज। इट इज फाउंड स्वीट फ्रूट्स एंड हनी, ये शहद में पाया जाता है, स्वीट फ्रूट वगैरह में ये पाया जाता है फ्रक्टोज। ओके सिंपल वही चीज है। देखिए डेक्स्ट्रो आपका फ्रक्टोज है और लिबो फ्रक्टोज है, ठीक है। देखिए वही फार्मूला है, कुछ नहीं करना है। देखिए C डबल बॉन्ड O था, बस ध्यान दीजिए जो पॉलीहाइड्रोक्सी था इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी में चेंजेस क्या करना है, डी वाला जो आपको बताए थे, तीसरे पे OH था, और आपका लिबो वाले में एंटी क्लॉकवाइज, जो लिबो वाला होता है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। जो आपका OH था तो ये H हो जाएगा, और जहां H है तो OH हो जाएगा। बस यही आपको बताना, L फ्रक्टोज और आपका D फ्रक्टोज, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं या फिर आप दोनों लिख सकते हैं, आपके ऊपर है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए तो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आपको स्ट्रक्चर बता चुके हैं। अभी देखिएगा उसी के प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है, सारी चीजें बहुत ईजी है। यहाँ पे देखिए आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। डबल बॉन्ड है फ्रक्टोज में, कीटोन ग्रुप था, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कीटोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोज। उसको क्या बोलते हैं, एल्डोज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एल्डोज,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। ठीक है, चलिए आपका क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। आगे बढ़ते हैं, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज भी बहुत इजी है, टफ नहीं है। आप देखिए ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में चेंजेस कहाँ पे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। सेम यहाँ पे भी CHO है, ठीक है, एल्डिहाइड, यहाँ पे भी CHO एल्डिहाइड है, यहाँ भी CHO एल्डिहाइड है। ठीक है, लेकिन चेंजेस क्या है, तीसरे नंबर पे OH और H है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए OH H है, और चौथे नंबर पे क्या था, HOH था। यहाँ पे चौथे नंबर पे भी OH H है, बस यही फर्क है। तीसरे और चौथे दोनों नंबर पे OH और H, ठीक है, OH और OH है, बाकी सब आपका सेम है। ठीक है, यही आपका ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज है आपका, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका गैलेक्टोज है। अब D है, मतलब डेक्ट्रो, और L है तो लिबो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जहां H है तो वहां OH कर दीजिएगा, जहां OH है वहां H कर दीजिएगा। दोनों बनाएंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, एक बनाएंगे तब भी नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डेक्ट्रो गैलेक्टोज और लिबो गैलेक्टोज बिल्कुल आसान है, सिंपल है। बस ग्लूकोज में जहां OH H था उसके बाद HOH था, बस यहाँ पे दोनों जगह पे OH H है, बाकी सारी चीजें एकदम सेम है। ठीक है, ये भी आपका C6H12O6 होता है, बस खाली तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे OH रहेगा, बाकी HOH रहेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, ये आपका क्या है, डेक्ट्रोगैलेक्टोज है। तो ये भी बहुत इजी है, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, ये थोड़ा सा आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, ध्यान से देखिएगा। माल्टोज क्या होता है, आपका डाइसैकेराइड्स। ठीक है, माल्टोज जो है डाइसैकेराइड शुगर होता है, मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर। 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, किसमें, माल्टोज में। ठीक है, मतलब माल्टोज जो होता है, अगर बात करें तो माल्टोज जो होता है ये आपके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर क्या बना होता है, माल्टोज बना होता है। अब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, थोड़ा समझेंगे, ये भी स्ट्रक्चर बहुत इजी है, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। कैसे बनाएंगे, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लीजिए, O कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड होता है। ठीक है, सेम यहाँ बना लीजिए ऐसे। अब जहां जहां ज्वाइंट है वहां वहां लाइन खींच दीजिए, यहाँ खींच दीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, और यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, सेम ऐसे इधर भी बना लेना है, सेम ऐसे इधर भी बना लेना है। ठीक है, सेम ऐसे इधर भी बना लेना है। यहाँ पे लाइन यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब कहाँ पे क्या रखना है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए लास्ट वाले में क्या था, CH2OH था, ग्लूकोज में लास्ट वाले में क्या था, यहाँ पे कर दीजिए CH2OH। ठीक है, दोनों जगह पे, क्योंकि लास्ट में देखे थे CH2OH था। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में क्या चीज था उसको हमको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखिए क्या था, यहाँ पे होगा HOH। ठीक है, HOH था, यहाँ भी आपका HOH था, दूसरे नंबर पे भी, तीसरे में क्या था, OHH था, तो यहाँ पे OHH कर दीजिए। ठीक है, फिर आपका क्या था, HOH था। ठीक है, सेम यही चीज यहाँ भी करना है। क्या था, पहले HOH था, ठीक है, उसके बाद फिर क्या था, यहाँ पे भी HOH था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ग्लूकोज में, यही आपको दिखा दे, ग्लूकोज में देखिए HOH था। ठीक है, उसके बाद OHH है, तीसरे वाले में क्या है, OHH है, तो ये आपको ध्यान देना है। अच्छा हाँ, पहला देखिए, पहला में HOH था, दूसरे देखिए यहाँ पे क्या है, छठवें वाले में CH2OH है। ठीक है, CH2OH है यहाँ पे छठवें वाले में, उसके वाले में क्या था, HOH था। हाँ, यहाँ से उल्टा चलेंगे। ठीक है, HOH था यहाँ पे, उसके बाद तीसरे वाले में OHH था। OHH क्या था, तीसरे वाले में था, ध्यान रखिएगा। इधर से चलेंगे हम, क्योंकि CH2OH6 वाला हो गया सबसे ऊपर। ठीक है, ये आपका हो गया CH2OH, उसके बाद HOH हो जाएगा, उसके बाद फिर OH हो जाएगा, फिर HOH, फिर HOH, इस तरह से रहेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही रहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए CH2OH है। अब इस तरह से रखा गया है स्ट्रक्चर, जब इसको साइक्लिक बनाएंगे तो थोड़ा सा चेंजेस होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, देखिए आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, या फिर आप ओपन स्ट्रक्चर बना के उसको भी आपस में जोड़ सकते हैं, या फिर ऐसे बना के ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो HOH OHH हो गया, HOH हो गया, CH2OH आपके सबसे लास्ट में जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर इसकी नंबरिंग करते हैं तो आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक मिनट, नंबरिंग करते हैं अगर इसकी, तो आपका ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका तीसरे नंबर पे चेंजेस हो रहा है, ये चौथा हो गया, ये आपका 5वां हो गया, ये आपका 6वां कार्बन हो गया।
ठीक है, सेम यहीं पे, यहाँ भी पहला, यहाँ भी दूसरा, यहाँ पे तीसरे नंबर पे चेंज हुआ है, OH हो रहा है, ये चौथा हो गया, ये आपका पांचवा हो गया, ये छठवां कार्बन है, छठवां हो गया। ठीक है, तो ये आपके दो स्ट्रक्चर बन गए, किसके, ग्लूकोज और ग्लूकोज के। अब हम चेंजेस क्या करते हैं, जैसे देखे थे आप डाइसैकेराइड में, इसका जब हाइड्रोजन से जब हम इसको हाइड्रोलाइज किए थे, कहीं ना कहीं इसमें से हम वाटर निकाले थे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए OH है, अगर हम यहाँ से वाटर को हाइड्रोलाइज करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, वाटर को निकाल देंगे। तो वाटर को निकाल देंगे, OH था, क्या था, OH और OH है। अब देखिए यहाँ से H2O निकाल देंगे, H2O जब निकल गया तो क्या बचा, H2, ये H और ये H निकल गया, एक O निकल गया, खाली O बचा ना, H2O निकल गया तो क्या बचा, O बचा। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाली आएगा, यहाँ पे बीच में खाली बचेगा O, बीच में खाली बचेगा O। ठीक है, बीच में खाली क्या बचेगा, O बचने के बाद ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, O बचने के बाद ये आपस में जुड़ जाएंगे। यही आपका स्ट्रक्चर बन गया किसका, माल्टोज का। यही स्ट्रक्चर किसका बन गया, माल्टोज का। ठीक है, यही स्ट्रक्चर किसका है, माल्टोज का है। सेम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर पे जो करेंगे वो OH रहेगा, दूसरे वाले स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप तो ऑलरेडी CHO यहाँ से जुड़ गया, O जुड़ ही गया है, HOH हो जाएगा, फिर HOH दूसरे पे भी रहेगा, OH देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में HOH पहले पे था। ठीक है, उसके बाद देखिए HOH यहाँ पे, एल्डिहाइड तो आपका हो गया पहले पे, एल्डिहाइड वाला CHO लुगा था, तो आपका दूसरे पे क्या था, CHOH था, उसके बाद OH है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी पहले किया गया है, यहाँ पे देखिए HOH हो गया, पहले पे रखा गया है। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में CHO आपका हो चुका पहला कार्बन, इसको दूसरा रखेंगे, लेकिन हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं। ये आपका HOH हो गया, फिर HOH दूसरा हो गया, तीसरे में आपका चेंज हो रहा था, OHH हो रहा था, फिर HOH था, फिर CH2OH था। बस सेम बना के आपको लास्ट में H2O निकाल देना है, O को जोड़ देना है, क्योंकि OH था, जब वाटर को निकालेंगे तो एक O बचेगा, आपस में जोड़ दीजिए, आपका माल्टोज बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद है माल्टोज समझ में आया होगा। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, सिंपल स्ट्रक्चर था, आपस में O को जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सुक्रोज। अब आइए सुक्रोज की बात करते हैं, ये थोड़ा सा अलग होता है, ये आपका नॉन रिड्यूसिबल शुगर होता है। ठीक है, इसके पास फ्री आपके एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होते। तो सुक्रोज ये डाइसैकेराइड शुगर होता है, कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, इसको हम टेबल शुगर कहते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा, देखिए आपका ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6 यहाँ पे मेम्ब्रेन था, यहाँ पे देखिए 5 है, इसलिए कहते हैं ना कि फ्री आपका CHO नहीं होता, इसके बाद 5 ही मेम्ब्रेन है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। ग्लूकोज का तो सेम वैसे ही बनाएंगे, ग्लूकोज का आप सेम वैसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे बना था। ठीक है, सेम वैसे ही स्ट्रक्चर बनाए थे जैसे बना था, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे लाइन और यहाँ पे लाइन। यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपका सबसे लास्ट में होता CH2OH रहेगा। ठीक है, उसके बाद HOH रहेगा, फिर OH रहेगा। ठीक है, फिर आपका HOH रहेगा और आपका यहाँ पे भी HOH रहेगा। ठीक है, ये आपका बन गया ग्लूकोज। ठीक है, अब आइए बनाते हैं किसकी, फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज में थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, क्या चेंजेस रहेगा, ध्यान रखिएगा। फ्रक्टोज में कैसे बनेगा, यहाँ पे रहेगा O। ठीक है, उसके बाद O के बाद फिर यहाँ से ऐसे आएगा, फिर आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपस में जोड़ देंगे, इस तरह से बनेगा जी। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आपका 6 मेम्ब्रेन था, यहाँ पे 5 मेम्ब्रेन ही बन रहा है। कैसे, देखिए नंबरिंग अगर करते हैं हम, ये आपका हो गया 1, ये आपका 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे कार्बन जो है 6 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी इसके हम नाम लिख दे पहले। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, 1 2 बॉन्ड, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट था, तो देखिए फ्रक्टोज में क्या था, स्टार्टिंग में ही आपका CH2OH था। ठीक है, OH और CH2OH, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं OH CH2OH। ठीक है, जैसे लिखा है वैसे लिखिएगा, OH हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा, जैसे आप देखे थे फ्रक्टोज में। ठीक है, उसके बाद OH रहेगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, सेम यहाँ पे CH2OH रहेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ओके, CH2OH हो गया, CH2OH हो गया, OH हो गया, फिर आपका HOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HOH। यहाँ पे क्या हो जाएगा, HOH हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद CH2OH हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया क्या चीज, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब क्या करना है देखिएगा, जब आपका ये बना लिए, सिंपल होता है। जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्लूकोज और फ्रेक्टोज, इसमें बस हाइड्रोलाइज करना होता है। कहीं ना कहीं से हम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, देखिए H2 है, इसी को हमको क्या करना है, बाहर निकालना है। इसी को हमको कहीं ना कहीं बाहर निकालना। देखिएगा यहाँ पे जब हम बाहर निकालेंगे सुक्रोज के स्ट्रक्चर में तो कैसे बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे H2O को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, H2O को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। मतलब हाइड्रोलाइट जब हो गया तो H2O बाहर निकल गया तो क्या बनेगा, कुछ मिस्टेक हो रहा है। क्या मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से देखते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे CH2OH था और यहाँ पे भी क्या होगा, OH होगा। यहाँ पे क्या होगा, OH होगा, ठीक है। CH2OH यहाँ पे भी था, ठीक है, यहाँ पे CH2OH रहेगा और यहाँ पे भी CH2OH रहेगा, ठीक है। अब देखिए, जब OH जब बाहर निकाल देंगे, इसको जब बाहर निकाल देंगे तभी तो आपका एक O बचेगा और यही O से आपका क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ जो आपका O बच रहा है और इसी O से हम क्या करेंगे, इसको अटैच कर देंगे। इसी O से क्या करेंगे, इसको हम अटैच कर देंगे। जैसे अटैच करेंगे क्या बन जाएगा, सुक्रोज बन जाएगा। थोड़ा सा कह सकते हैं टफ है, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है। ग्लूकोज का तो स्ट्रक्चर काफी आ जाएगा। फ्रेक्टोज का थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, 5 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वो बीच में रहेगा, ठीक है। बाकी आपका सारी चीजें OH CH2OH रहेगा, OH रहेगा, HOH रहेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी, उसके बाद CH2OH। अब देखिए, कोई जरूरी नहीं कि आप OH करिए, यहाँ पे HOH भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सही रहेगा। क्योंकि आप यहाँ पे ये नहीं बता रहे हैं कि लीवो बना रहे हैं कि आपका डेक्ट्रो बना रहे हैं। तो आप भाई जब गलती हो गया, एग्जाम में मन में आ रहा होगा ना क्वेश्चन के, सर भाई अगर यहाँ पे OH लिख देते हैं या नीचे OH कर देते तो क्या गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर बताएंगे लीवो डेक्ट्री या फिर लीवो या फिर डेक्ट्रो तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको जब पता होगा तभी बताइएगा। बस खाली लास्ट वाला जो है ये गलती मत करिएगा। यहाँ CH2OH ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, OH रहेगा। दोनों जब H2O हाइड्रोलाइट होगा तो आपका क्या बन जाएगा, आपका सुक्रोज बन जाएगा। तो यही सुक्रोज के क्या है, स्ट्रक्चर है। कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जरूर आएंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुक्रोज हो गया, ठीक है, माल्टोज हो गया और आपका गलेक्टोज आपका ये हो चुका है। गलेक्टोज को हम नहीं बनाया, सिंपल था। ग्लूकोज में यहाँ OH था, बस दोनों जगह पे OH कर दीजिए, OH चौथे पे भी, बाकी आपका क्या है, गलेक्टोज बन जाएगा, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चन हो गए, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट, गलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रेक्टोज, ग्लूकोज, सब आपको सिखा दिए, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रखिए। कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये मेरा इंस्टा ID है aditya3.official, ठीक है, SRI है .official, इसको फॉलो कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मैसेज करिएगा, फ्री टाइम में हम रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, बाकी कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा। आपका एक मैसेज हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट लेक्चर लाने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग।